अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी मेज़बान नीलम अरशद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव। व्यूअर्स, सुफियाना कलाम की बात की जाए तो एक ख़ास तबके की दिलचस्पी का मरकज़ तो हमेशा से रहा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें भी वेरिएशंस आती गई। बात की जाए अगर गायकी की, तो गायकी के ज़रिए जब सुफियाना कलाम को पेश किया जाता रहा तो अब ये ना सिर्फ एक ख़ास तबके बल्कि नौजवान नस्ल के लिए भी दिलचस्पी का मरकज़ बनता जा रहा है। आज जिस खास शख्सियत का मैं इंटरव्यू करने जा रही हूँ वो पेशे के एतबार से है तो गायक, लेकिन उन्होंने गायकी में सुफियाना कलाम को हमेशा से मरकज रखा। मैं बात कर रही हूँ सूफी सिंगर अरीब अजहर साहब की। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत, अल्लाह का करम। क्या चल रहा है आजकल? बस आजकल एक नई एल्बम रिकॉर्ड करने का प्रोग्राम बन रहा है बहुत अरसे बाद, और साथ साथ एक किताब पे काम चल रहा है पाकिस्तान की म्यूजिक के ऊपर। वाओ। उस पे कोई साल से ज्यादा हो गया है, रिसर्च चल रही है अभी, और जरा काम है उस पे भी लगे हुए हैं। और दोबारा एक और फेस्टिवल भी करने की हम सोच रहे हैं, तो उसकी भी तैयारी में लगे हुए हैं। ज़बरदस्त। फेस्टिवल्स आप ऑर्गेनाइज करवाते हैं, फ़िलॉसफ़ी आपने पढ़ी है, और सूफियाना कलाम को जो गायकी की सूरत में पेश करें, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लाइक पाकिस्तान में एक अरसे से हमने देखा कि इस अंदाज से जो गायकी है उसने हमारे नौजवानों को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। क्या सोच थी? व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस? मैंने सूफियाना कलाम को गिटार पे पेश करना शुरू किया इन दी अर्ली 2000s। उससे पहले जो 90s की दिहाई थी, उस वक्त मैं मुल्क से बाहर था, क्रोएशिया में पढ़ाई करने गया था ओरिजिनली, और फिर मैं म्यूजिक में पढ़ गया और वहाँ पे फिर बहुत सारी परफॉर्मेंसेस की। वहाँ पे मेरा एक बैंड होता था, लेकिन उस वक्त तो मैं इक्का दुक्का कोई चीजें जानता था। सैफुल मुलूक के चंद अशार मैंने याद किए थे, शायद मस्त कलंदर का एक वर्जन पेश कर देता था, उसके अलावा मुझे नहीं आता था। जब मैं पाकिस्तान वापस शिफ्ट हुआ 2003 में, तो उस वक्त मुझे बहुत दिलचस्पी हो चुकी थी सूफी पोइट्री से, और मैंने बाहर रहते हुए ये डिस्कवर किया कि वो जो हमारा फोक म्यूजिक था, जिसको मैं सुनते हुए बड़ा हुआ, और उस वक्त हम उसको सूफियाना कलाम नहीं कहा करते थे, हम कहते थे हमारा फोक म्यूजिक है, जिसमें पठाने खान थे, शौकत अली थे, रेशमा थी, तुफैल नियाजी थे, मोहम्मद जुम्मन थे, और कई नाम थे। तो जब मैंने फलसफा पढ़ा बाहर, और उसके बाद मुझे सूफी फिलॉसफी में या सूफी सोच में दिलचस्पी पैदा हुई, तो फिर मैंने डिस्कवर किया कि ये तो सारी चीजें हमारी फोक पोइट्री में ऑलरेडी मौजूद हैं। तो फिर जब मैं वापस पाकिस्तान शिफ्ट हुआ 2003 में, फिर मैंने जो है बाकायदा पढ़ना शुरू किया, लोगों के साथ, उस्तादों के साथ उठना बैठना शुरू किया, और बाकायदा फिर समझना शुरू किया बुल्ले शाह को और शाह हुसैन को और ख्वाजा गुलाम फरीद को। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, मैंने तो इसको अपना एक फोक कल्चर समझ के मैं इसको गिटार पे पेश करता था। अब आजकल लोग कहते हैं सूफी म्यूजिक, मेरे नजदीक तो ये सारा फोक म्यूजिक से ही निकला। तो ये कहना चाहिए कि पहले आपने सोचा नहीं था इसके बारे में, लेकिन अब आप ये कह सकते हैं कि सूफी सिंगर हैं। मैं अब भी जो है ना जरा थोड़ा सा झिझकता हूँ कहने के लिए, ये कहते हुए कि मैं सूफी सिंगर हूँ या सूफी म्यूजिशियन हूँ। अक्सर मेरा इस तरह तारुफ कराया जाता है, इसलिए क्योंकि अगर सूफी म्यूजिक को हम देखें तो हमारे खित्ते में जो सूफी म्यूजिक है वो तो या तो हमारी कव्वाली है, जो कि जाहिर है कि डायरेक्ट एक सूफी चिश्तिया और फिर बाद में कादरिया सिलसिले से निकली, और दूसरा हमारा क्लासिकल म्यूजिक है, जो हजरत अमीर खुसरो के सिलसिले से बहुत मुतासिर है। तो इसको मैं सूफी म्यूजिक कह सकता हूँ। जो मैं बजाता हूँ, मैं तो अपने आप को हमेशा से एक फोक आर्टिस्ट समझता था, लेकिन क्योंकि मैं उस फोक म्यूजिक को गिटार के ऊपर इंटरप्रेट करता हूँ, तो लोग मुझे फ्यूजन म्यूजिक में भी शुमार करते हैं, कभी कभार कोई पॉप म्यूजिक भी कह देता है, सूफी म्यूजिक भी कहते हैं। हाँ, when I perform outside of Pakistan, then I say yes, it's Sufi music because I am presenting Sufi poetry. Alright, अच्छा, लोकल अगर बात की जाए पाकिस्तान में, वहाँ पे तो आपका बहुत काम है, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो वहाँ पर आपने बहुत सारे फॉरेन सिंगर्स के साथ जॉइंट वेंचर किया, और आगे भी कुछ चीज़ें करने वाले हैं। तो क्या कुछ कर लिया है अभी तक, और क्या कुछ चीज़ें स्ट्रीमलाइन है? किया तो कुछ भी नहीं है अभी तक। ये कि क्योंकि मैं बाहर रहता रहा, 13 साल मैंने क्रोएशिया में गुजारे, तो वहाँ पे हमारा बैंड होता था, और हम फोक म्यूजिक बजाते थे, आयरलैंड का आयरिश फोक म्यूजिक। हमारे बैंड का नाम हुआ करता था द शैमरॉक रोवर्स। तो उसका मैं फ्रंटमैन था। एक आयरिश बंदा था, वो उनकी जो एक आयरिश बांसुरी होती है उसको टिन विसल कहते हैं, वो बजाता था।
फिर बाद में हमारे पास वो एक फिडल या वायलिन प्लेयर भी आ गया, एक अकॉर्डियन प्लेयर आ गई, फिर हमारे साथ और गिटार्स जुड़ गए, और उनके साथ फिर भरपूर मैंने परफॉर्म किया, और भी क्रोएशिया के अलावा और मुल्कों में जाके भी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, मैसेडोनिया, सर्बिया, और फिर बाद में जब मैं पाकिस्तान आया, क्योंकि उस तमाम अरसे में मैं दुनिया भर की म्यूजिक सीख रहा था, परफॉर्म भी कर रहा था। उस इलाके की म्यूजिक जो है बाल्कान म्यूजिक, जिसको बाल्कान का इलाका वो कहलाता है, वहाँ की म्यूजिक भी बड़ी कमाल की है, क्योंकि वहाँ पे बड़े टर्किश रूट्स भी हैं ऑटोमन एम्पायर के जमाने से, और यूरोपियन रूट्स भी हैं, तो वो बड़ा एक दिलचस्प मिलाप है उनके म्यूजिक का। तो मैं उस सारे म्यूजिक में मैं ये सोचता था कि इस सारे चक्कर में मैं कौन हूँ और मेरा अपना क्या एक्सप्रेशन है, और मुझे लग रहा था कि मैं एज एन आर्टिस्ट ग्रो नहीं कर रहा, मुझे जरूरत है किसी चीज से दोबारा ताल्लुक कायम करने की। तो ये सोच समझ के मैं वापस पाकिस्तान आया, और यहाँ पे फिर जब मैंने हमारा सूफी कलाम जब पढ़ना शुरू किया और जरा समझना शुरू किया, और फिर हमारे म्यूजिशियंस को और गौर से सुनना शुरू किया, तो फिर मुझे लगता है कि वो मुझे चीज मिल गई जिसकी मैं तलाश में था, कम से कम वो एक किस्म का राब्ता मिल गया। इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर का मौका मिला, आपने जगह जगह मुख्तलिफ मौसीकी को सीखा और जाना। इंटरनेशनल लेवल पर जब पाकिस्तान का म्यूज़िक प्ले किया जाता है, सुनाया जाता है, तो क्या रिस्पॉन्स होता है लोगों का? देखिए, यहाँ पे मुझे कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान के पास बेहद पोटेंशियल है कि हम अपनी म्यूज़िक को, और ख़ास तौर पे हमारा जो फोक म्यूज़िक है, हमारा जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है, खास तौर पे उसको हम एक्सपोर्ट करें। जब भी हमारे किसी म्यूजिशियन को मौका मिला है उस स्टेज पे परफॉर्म करने का, तो उसने हम हर दफा महफिल लूट ली है। आजकल की अगर आप मिसाल ले लें, हमारे बड़े कमाल के बैंजो प्लेयर हैं, नूर बख्श बैंजो प्लेयर, दानियाल अहमद एक बड़े जबरदस्त म्यूजिकोलॉजिस्ट, म्यूजिशियन, म्यूजिक प्रमोटर हैं कराची से, वो उनको प्रमोट कर रहे हैं, और वो अब जाके ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे, ऐसे फेस्टिवल्स पे बजाते हैं जहाँ पे अक्सर पाकिस्तानी आपको नहीं मिलते। ये जो पूरा बर्रे सगीर को अगर हम देखें, मैं इस पे आजकल किताब भी लिख रहा हूँ, जाहिर है कि हमारा म्यूजिक आया कहाँ से, तो जो पूरे बर्रे सगीर का जो म्यूजिक है, मैं समझता हूँ कि यहाँ का जो सबसे रिच फोक हेरिटेज है, फोक म्यूजिक है, वो बर्रे सगीर की या तो मशरकी साइड पे है या मगरबी साइड पे। मशरकी साइड यानी कि बांग्लादेश का जो म्यूजिक है वो भी बहुत रिच है, और फिर वेस्टर्न साइड का है, यानी कि हमारा सिंध, पंजाब, साउथ पंजाब, और इंडिया में राजस्थान। तो यहाँ का बहुत ज़्यादा एक पोटेंशियल है, मैं समझता हूँ, जिसको अभी हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। सही। अरीब अजहर से अगर ये पूछा जाए कि वो जो बनना चाहते थे आज वो बन चुके हैं, या अभी सीखने का अमल जारी है? देखिए जी, सीखने का अमल तो यकीनन जारी है, और जिस वक्त ख़त्म हो जाएगा तो उस वक्त मेरा ख्याल में मैं अपने आप को आर्टिस्ट कहलाना बंद कर सकता हूँ। एक आर्टिस्ट जो है वो जिंदगी भर सीखता रहता है। मेरी पर्सनल म्यूजिकल जर्नी में मैं जब वापस पाकिस्तान आया तो 2003 में, तो मेरा ख्याल था कि क्योंकि मेरा जो एक बैनुल अक़वामी तजुर्बा रहा है, उसकी बुनियाद में मैं यहाँ पे बहुत कुछ कर लूँगा। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे वो स्ट्रक्चर्स उस तरह के मौजूद नहीं है। तो मैं कोक स्टूडियो में भी आ गया, जो कि हमारा सबसे बड़ा एक म्यूजिक शो है, उसके भी 2-3 सीजन्स में मैं आ गया। जितने भी हमारे फेस्टिवल्स थे उस जमाने के, वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल एक हुआ करता था लाहौर में, रफ़ी पीर वाले करवाते थे, बहुत कमाल का 10-10 दिन का, उसमें भी कई दफ़ा परफॉर्म करने का मौका मिला। और बाकी मैंने देखा कि यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म्स नहीं है जहाँ पे बंदा परफॉर्म कर सके, इसलिए मैं मजबूरन म्यूजिक की प्रोडक्शन साइट पे मैं दाखिल हुआ, और फिर खुद हमने फेस्टिवल्स करवाना शुरू किए, और इस फिल्में बनानी शुरू की म्यूजिक के ऊपर, और ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाने की कोशिश करना शुरू की कि जो शायद हम लोगों को नहीं मिल सके लेकिन आने वाले लोगों को मिल सके। हाँ, यकीनन। कोक स्टूडियो की अगर बात की जाए तो माशाल्लाह बहुत एक ह्यूज, हमने देखा कि सीरीज रही आपके गानों की, मिलियंस फॉलोइंग में गए। तो सबसे ज्यादा काम करने का मजा कहाँ आया? मुझे सबसे ज्यादा जब मुझे मौका मिलता है हमारे फोक म्यूजिशियन से इंटरेक्ट करने का, या तो उनके साथ मिलके कोई म्यूजिक बनाने का, या उनको फेस्टिवल में प्रोग्राम करने का, या उनकी कोई चीज प्रोड्यूस करने का, तो उसमें मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि अभी तक मेरी इंटरेस्ट वही हैं। मैं दुनिया भर की म्यूजिक सुनता हूँ, पाकिस्तान में भी मैं हर किस्म की म्यूजिक सुनता हूँ। मैं किसी एक जानरा नहीं कहता कि यही सबसे अच्छा जानरा है, लेकिन मेरी जो पर्सनल जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा आज तक मुतासिर होता हूँ, वो जो हमारा रूट्स म्यूजिक है, ऑर्गेनिक म्यूजिक है, जिसमें धरती की आवाज आ रही हो, उससे मैं सबसे ज्यादा मुतासिर होता हूँ। तो
जाहिर है कोक स्टूडियो में भी एक बड़ा ज़बरदस्त तजुर्बा रहा, क्योंकि कोक स्टूडियो का जो शुरू के उसके जो कई सीजन्स थे, जब तक उसको रोहेल हयात चला रहे थे, तो वो एक विजन यही थी कि हमारे फोक म्यूजिक को एक कंटेम्प्रेरी दुनिया में किस तरीके से शोकेस करना, और वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किए। पिछले कुछ अरसे में कुछ ऐसे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करवाए, तो आने वाले दिनों में क्या आपके प्लान्स है इस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाने के हवाले से? 2014 में जीजा फजली के साथ मिलके हमने फेस म्यूजिक मेला, पहले तो म्यूजिक मेला उसका नाम था 2014 में, फिर 2015 और 16 में वो फेस म्यूजिक मेला बन गया। वो मैंने 3 साल क्यूरेट किया। फिर मैं अलहदा हो गया और एक अपना, फिर मैंने आर्ट लंगर के नाम से एक फेस्टिवल किया 2017 में इस्लामाबाद में। फिर मैं कराची शिफ्ट हो गया। T2F जो एक इदारा है, द सेकंड फ्लोर, उसको 2 साल मैंने चलाया कोविड से पहले, और उस दौरान हमने कराची में क्रिएटिव कराची फेस्टिवल भी किया 3 दिनों का। तो अब ये 5 फेस्टिवल्स के बाद अब जो है, अब हमारी नज़र है ज़रा नॉर्थ पे, पाकिस्तान का जो पहाड़ी इलाका है गिलगित बल्तिस्तान में। अब हम देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सकाफत है उनकी, वो 5 मेन ज़बानों में मिलती है हमें, शिना, बुरुशस्की, ख्वार, बल्ती और वाही। तो इन ज़बानों में एक तो हमने वहाँ के अदीबों को, पोइट्स को इकट्ठा किया है, फिर म्यूजिशियंस को, फिर पुरानी जनरेशन के जो लोग हैं, नई जनरेशन के जो लोग हैं, और इसके अलावा हमारी कोशिश ये है कि क्योंकि फेस्टिवल से बहुत सारी चीज़ें की जा सकती, तो हमारी कोशिश ये है कि आज जो हम एक दुनिया में रह रहे हैं जिसमें एक मल्टीपोलर दुनिया की तरफ हम जा रहे हैं, तो हम किस तरीके से फेस्टिवल्स को और कल्चर को किस तरीके से हम लेवरेज करें कि उस तरह की इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स हमारे मुल्क में, जिस खित्ते में वो फेस्टिवल हो रहा है, वो कायम कर सकें हम कल्चर के थ्रू, क्योंकि कल्चर ही वो चीज़ है जो कि लोगों को जोड़ती है। इससे पहले कि इकोनॉमी आती है, इससे पहले कि आप किसी इंटरनेशनली ट्रेड शुरू करते हैं, सबसे पहले तो आपको लोगों के दिल जीतने पड़ते हैं, और उसके लिए आपका कल्चर ही होता है। पॉजिटिविटी की बात होती है, आर्ट एंड कल्चर की बात होती है, तो डिस्कवर पाकिस्तान का नाम जो है वो बिल्कुल सामने होता है। तो डिस्कवर पाकिस्तान टीवी के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहा है डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो हमारे मुल्क की जो अच्छी पॉजिटिव कहानियाँ हैं उनको भी सामने आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव कहानियों के ऊपर पर्दा डाल के रखें, उन पे ज़रूर बात करें, लेकिन उनकी सॉल्यूशंस जो हैं वो हमें पॉजिटिव कहानियों से ही मिलेंगी। और पाकिस्तान में हर नुक्कड़ पे, हर चप्पे चप्पे पे बहुत इंस्पायरिंग कहानियां हैं, जिनको मैं समझता हूं कि कम ही लोग कैप्चर कर रहे हैं, और उनमें डिस्कवर पाकिस्तान शामिल है। और टूरिज्म के हवाले से जितना पाकिस्तान में पोटेंशियल है, अगर हम उसको अपनी सकाफत और कल्चर के साथ जोड़ें, तो वो सिर्फ अच्छी खूबसूरत जगहें नहीं होती, बल्कि उसके साथ जो कहानियां जुड़ी हुई होती हैं, वो हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स फॉर डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल। और बड़ी ही दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा, पता चला कि किन प्रोजेक्ट्स पर अरीब अजहर साहब आजकल काम कर रहे हैं, और एक किताब जो कि मौसीकी की बुनियाद पर लिखी जा रही है, उस पर भी आने वाले दिनों में हमें वो किताब जो है वो मार्केट में नज़र आने वाली है। वेल, अगर हम बैठे हुए हैं अरीब अजहर साहब के साथ और इनका सूफियाना कलाम ना सुने तो मेरे ख्याल में ज़्यादती हो जाएगी। तो हम सुनते हैं जनाब इनका सूफियाना कलाम, और आपसे चाहूँगी इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान। जी सर। ए हुस्न हकीकी नूरे अज़ल, ए हुस्न हकीकी नूरे अज़ल, तैनू वाजिब ते इम्कान कहूं, तनु खालिक ज़ात कदीम कहूं, तनु हादिस खल्क जहान कहूं, तनु मुतलक महज वजूद कहूं, तनु अलमिया आयान कहूं, अरबा नफूस अकूल कहूं, अशबा यान निहान कहूं, तनु ऐन हकीकत माहियत, तनु अर्ज सिफत ते शान कहूं, अनवा कहूं, ओज़ा कहूं, अतबार कहूं, ओज़ान कहूं,
तनु अर्श कहूँ अफलाक कहूँ, तनु नाज नईम जनान कहूँ, तनु तत्त जमात नबात कहूँ, हैवान कहूँ इंसान कहूँ। तनु मस्जिद मंदर दैर कहूँ, तनु पोथी ते कुरआन कहूँ, तस्बीह कहूँ सुन्नार कहूँ, तनु कुफ्र कहूँ ईमान कहूँ। तनु बादल बरखा गाज कहूँ, तनु बिजली ते बारान कहूँ, तनु आब कहूँ तनु खाक कहूँ, तनु बाद कहूँ नीरान कहूँ। तनु दशरथ लिजमन राम कहूँ, तनु सीता जी जानान कहूँ, बलदेव जसूदानंद कहूँ, तनु किशन कन्हैया गान कहूँ। तनु ब्रह्मा विष्णु गणेश कहूँ, महादेव कहूँ भगवान कहूँ, तनु गीत ग्रंथ ते वेद कहूँ, तनु ज्ञान कहूँ अज्ञान कहूँ। तनु आदम ते हवा शीस कहूँ, तनु नूह कहूँ तूफान कहूँ, तनु इब्राहिम खलील कहूँ, तनु मूसा बिन इमरान कहूँ, तनु हर दिल दा दिलदार कहूँ, तनु अहमद आली शान कहूँ। तनु शाहिद मल्क हिजाज कहूँ, तनु बायस कौन मकान कहूँ, तनु नाज कहूँ अंदाज कहूँ, तनु हूर परी गिलमान कहूँ। ओ तनु नोक कहूँ तनु टोक कहूँ, तनु सुर्खी बीड़ा पान कहूँ, तनु तबला ते तंबूर कहूँ, तनु ढोलक सुर ते तान कहूँ। बेरंग कहूँ बेमिसल कहूँ, बेसूरत हर हर आन कहूँ, सुब्बू कहूँ कुद्दूस कहूँ, रहमान कहूँ सुब्हान कहूँ।